हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 18th ऑफ जून के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर एंड लेट्स सी कि आज के न्यूज़पेपर में हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सो द फर्स्ट न्यूज इट्स फ्रॉम द कोविड 19 के आईपी लॉ के वेवियर्स रिलेटेड। देखो, हुआ क्या कि जब इनिशियली कोविड 19 जब आया था ना, तो एक बहुत ज्यादा पैंडेमिक डिक्लेयर हो गया था बाय आपका डब्ल्यू के थ्रू। अब जब पैंडेमिक डिक्लेयर हो गया, पैंडेमिक मतलब कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में कोविड 19 की प्रॉब्लम आ रही है, और कोविड 19 के चलते बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिले। सप्लाई चेन डिसरप्शन देखने को मिली, इकोनॉमिक एक्टिविटीज पूरी तरीके से डिसरप्ट हो गई, बहुत सारी कंट्रीज में इकोनॉमिक डाउनफॉल आ गया उस कोविड 19 के चलते। हमारा नेबरिंग नेशन श्रीलंका, श्रीलंका का एग्जाम्पल है। श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आए हैं उसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? कोविड 19 है। कोविड 19 के लगाई हुई रिस्ट्रिक्शन है। अगर टूरिज्म पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे होते, टूर एंड ट्रेवल्स पर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगे होते, तो फिर श्रीलंका में इतनी ज्यादा क्राइसिस नहीं आई होती, इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आ रही होती। अगर इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं आती तो वहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी नहीं होती। तो ये सारी चीजें, मतलब पूरे तरीके से वर्ल्ड जो है ना चेंज हो गया पूरे तरीके से। अब अगर हम बात करें तो हुआ क्या कि साउथ अफ्रीका और इंडिया ने ना एक चीज करी थी। साउथ अफ्रीका ने ना, इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों कंट्रीज ने ना क्या किया? दोनों कंट्रीज ने एक प्ली फाइल करी थी डब्ल्यूटीओ के पास। अब डब्ल्यूटीओ के पास प्ली क्यों फाइल करी? जब इतने ज्यादा केसेस निकलने लगे तो जो डेवलप्ड नेशन है, अब डेवलप्ड नेशन की डेफिनेशन क्या होती है? डेवलप्ड नेशन की डेफिनेशन वो होती है जो इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ना। तो अब डेवलप्ड नेशन जैसे कि यूएस हो गया, आपका वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस हो गए, तो इन नेशंस को अपील किया गया। इवन इंडिया, इंडिया भी, एंड इंडिया एज ए नेशन जो वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट डेवलपिंग नेशंस, उन्होंने भी अपनी वैक्सीन डेवलप कर ली। एंड उन्होंने डब्ल्यूटीओ को अपील किया कि भैया कि वैक्सीन जो हमने बनाई है ना, उस पर आईपी लॉज ना लगे। क्योंकि देखो, होता क्या है, जब हम आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं तो कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, जैसे कॉपीराइट होता है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क होता है। तो जब भी आप कोई चीज इन्वेंट करते हो तो उस पर पेटेंट मिलता है फॉर द 20 years। जैसे कि मान के चलो मैंने कोई चीज इन्वेंट करी, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे एड्स है, तो एड्स की कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है या फिर कोई ऐसा ट्रीटमेंट नहीं है जो क्यूरेबल हो। अगर मैंने कोई चीज ऐसी इन्वेंट कर दी, मैंने ऐसे कोई ट्रीटमेंट इन्वेंट कर दिया, सो आई हैव द राइट ऑफ दैट ट्रीटमेंट फॉर ओवर 20 years, एंड दैट कैन ऑल्सो बी एक्सटेंडेड अगर मैं उसमें कुछ चेंजेस करता हूं तो यही चीज बताई गई। तो अब मान के चलो, जैसे अब एड्स जो होती है ना, एड्स बीमारी जो है, वो ऐसा तो नहीं है कि सब लोगों को होती है, बट कोविड 19 तो सब लोगों को फैल रही थी, कम्युनिकेबल डिसीज थी। ओके, अब वही चीज बताएगी कि एड कोविड 19 की वैक्सीनेशन के ऊपर ना आईपी लॉज नहीं हटने चाहिए, आईपी लॉज को वेव कर देना चाहिए। एक लूप होल मान के चलो कि एक तरीके से एक प्रोविजन डाल दें, एंड दैट प्रोविजन विल विल मेक वेवियर ऑफ आईपी लॉज ऑन कोविड 19 वैक्सीन। तो अब इस चीज को लेकर हुआ क्या, प्ली फाइल हुई, एंड डब्ल्यूटीओ ने क्या किया? डब्ल्यूटीओ ने कल प्ली को रिजेक्ट कर दिया। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने जो प्ली बैक करी थी कि आईपी लॉज को वेव कर देना चाहिए ऑन दी कोविड 19 वैक्सीनेशन, वो नहीं हो पाया। अगर वेव हो जाता तो प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट कोविड 19 वैक्सीनेशन का बहुत ईजी हो जाता, ठीक है। लेकिन वो अब नहीं हो पाएगा क्योंकि कंपनीज जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज, जो स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिकल कंपनीज जैसे फाइजर हो गए, आपके मोडेना हो गया, एंड जॉनसन एंड जॉनसन हो गई, तो इन लोगों को बहुत नुकसान हो जाए, इन लोगों को बहुत नुकसान हो जाता। सो दैट्स व्हाई आईपी लॉस को वेव नहीं किया गया। तो दिस शोज व्हाट कैपिटलिज्म इज, है ना। लोग बोलते हैं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म। सो दिस शोज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड कम्युनलिज्म। सो कैपिटलिज्म बिलीव्स इन मनी, ठीक है। इट्स टोटली डिपेंड अबाउट द मार्केट, इट्स अबाउट मनी, इट्स अबाउट अभी किसकी ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरत है, उससे पैसा कमाया जाएगा। कम्युनलिज्म इज अबाउट पीपल। अगर यही आईपी लॉस का वेवियर हो जाता तो ये सोशलिज्म का एग्जाम्पल कहलाता, ठीक है। चलिए, मूविंग फर्दर, सो जी जिनपिंग टू होस्ट ब्रिक वर्चुअल समिट, मोदी टू अटेंड। व्हाट हैपेंड? तो इस बार ब्रिक समिट जो है वो चाइना होस्ट करेगा, होगी वर्चुअल समिट बट चाइना होस्ट करेगा, एंड मोदी जी जो है वो अटेंड करेंगे इस समिट को। और ब्रिक्स की हम बात करें, सो ब्रिक्स की हम बात करें तो नेक्स्ट टाइम जो ब्रिक्स का समिट होगा ना, उसको इंडिया होस्ट करने वाला है, इतना याद रखना।
इस बार चाइना कर रहा है, नेक्स्ट ईयर जो है वो इंडिया होस्ट करेगा। एंड ब्रिक्स समिट में दो तीन चीजें याद रखना है। जैसे कि 2009 में पहला समिट हुआ था, उससे पहले सिर्फ ब्रिक्स की मीटिंग हुआ करती थी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ करती थी। 2009 में पहली समिट हुई, बट उसमें साउथ अफ्रीका इंक्लूडेड नहीं था। साउथ अफ्रीका एक साल बाद 2010 में इंक्लूड किया गया ब्रिक्स में, एंड ब्रिक जो है वो ब्रिक्स बना। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका द लास्ट कंट्री जिसमें जो ब्रिक्स में इंक्लूडेड किया गया। एंड ब्रिक्स की हम बात करें, सो ब्रिक्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 35 to 40% के बीच में कुछ परसेंटेज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 38%, तो 38% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है ब्रिक्स कंट्रीज। तो ये थोड़ी चीजें याद रखने की है। ओके, मूविंग फर्दर, सो चाइना फोल्स बिड टू डेजिग्नेट एलईटी लश्कर ए तैयबा डेप्यूटी चीफ फॉर टेररिस्ट। देखो, लश्कर ए तैयबा की हम बात करें तो लश्कर ए तैयबा एज अ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब उसका जो डेप्यूटी चीफ है अब्दुल रहमान मक्की। अब अब्दुल रहमान मक्की जो है ना, देखो जब हम किसी पर्सन को टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं तो अब ऐसा नहीं है जैसे कि इंडिया ने टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया। अब इंडिया में लॉ कौन सा है? यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, और रिसेंटली उसमें 2019 में अमेंडमेंट आया था, एंड बाय दैट अमेंडमेंट नाउ इंडियन गवर्नमेंट या इंडियन पार्लियामेंट हैज अ राइट टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट। पहले क्या था? पहले सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन को करते थे, लेकिन अब इंडियन पार्लियामेंट के पास राइट आ गया कि वो इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डेजिग्नेट कर सकता है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इंडिया ना चलो इस पर्सन को टेररिस्ट डेजिग्नेट कर देगा, ठीक है। अब इंडिया के लिए आतंकवादी है, यूएस के लिए नहीं है, तो भाई यूएस को अलग करना पड़ेगा। तो एक बॉडी है, कौन सी? यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन क्या करती है? यूनाइटेड नेशन ना टेररिस्ट, उस पर्सन को टेररिस्ट अगर डिक्लेयर कर दिया तो सारी कंट्रीज के ऊपर वो टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाएगा। सारी कंट्रीज को मानना पड़ेगा कि हाँ ये टेररिस्ट है, जो भी यूएन के मेंबर्स हैं, मेंबर्स नेशन। लेकिन वो चीज डिसाइड कौन करता है? वो चीज डिसाइड करता है यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल। और सिक्योरिटी काउंसिल में 5 नेशंस हैं। आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, आपका रशिया है, आपका चाइना है, एंड आपका यूके है, यूनाइटेड किंगडम, एंड another country that is France. So these are 5 nations जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं, परमानेंट मेंबर्स है ना। तो ये मेंबर्स हैं और इन सबके पास क्या होती है? वीटो पावर होती है। हुआ क्या, जब एक प्रपोजल डाला गया बाय द इंडिया कि लश्कर ए तैयबा का जो इंडिया एंड यूएस दोनों ने बैक किया था कि लश्कर ए तैयबा के जो डिप्टी लीडर है कौन? अब्दुल रहमान मक्की, उनको यूएन टेररिस्ट डिक्लेयर्ड किया जाए। इस चीज पर चाइना ने क्या लगा दिया? वीटो लगा दिया। सो बिकॉज ऑफ द वीटो हैज बीन पुट बाय द चाइना, हुआ क्या? जिस पर्सन को टेररिस्ट डेजिग्नेट करना था वो नहीं हो पाया। तो इंडिया ने वही चीज बोली, इंडिया ने वही चीज बोला है कि जो चाइना जो है ना वो बेसिकली सामने कुछ और बात करता है एंड हरकतें और कुछ करता है। उसने बोला था कि भाई टेररिज्म को हम लोग काउंटर टेररिज्म को लेकर काम करेंगे, बट वहीं देखा जाए तो टेररिस्ट को वो डिफेंड कर रहा है, डेजिग्नेट करने से रोक रहा है। दिस इज समथिंग वेरी रॉन्ग विद चाइना। दैट्स व्हाट इंडिया स्टेटेड, शोज के चाइना के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मूविंग फर्दर, सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है। अच्छा, आज सैटरडे है तो सिटी और एडवर्टीजमेंट बहुत आया है, बहुत, तो स्किप करो। या देखो, अगर हम स्टेट न्यूज की बात करें तो स्टेट न्यूज में जो पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है दैट्स अबाउट के तृणमूल कांग्रेस मोस्ट प्रिविलेज मोशन अगेंस्ट देवेंदु अधिकारी। हमारे लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस न्यूज, इट्स अबाउट व्हाट प्रिविलेज मोशन टॉक्स अबाउट, व्हाट प्रिविलेज मोशन इज। देखो, इंडिया में पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, जिसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मींस आपका राज्यसभा के मेंबर और लोकसभा के मेंबर, दोनों के मेंबर, इनके पास एक प्रिविलेज होता है। कौन सा? द प्रिविलेज इज अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अब वो राइट तो भाई फंडामेंटल राइट तो हमारे पास भी है, लेकिन आई कैन नॉट डिफेम एनी पर्सन। मान के चलो मैं कोई पब्लिक में जा रहा हूं एंड सामने से कोई पर्सन आ रहा है एंड आई सेड कि ही इज अ मर्डरर, तो दिस इज व्हाट द स्टेटमेंट गिवन माई बी इज अ डिफेमेशन, डिफेमेटरी स्टेटमेंट है, वो मेरे ऊपर केस फाइल कर सकता है। बट इफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ लोकसभा और राज्यसभा इन अ प्रोसीडिंग कुछ भी डिफेमेटरी रिमार्क्स देते हैं तो वो डिफेंड हो सकता है ना, उसके ऊपर कोई डिफेमेशन का चार्जेस फाइल नहीं होगा। तभी देखा होगा आपने पार्लियामेंट में कोई कैसा ही बोल देता है। इवन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के पास भी प्रिविलेज राइट्स होते हैं, प्रिविलेजेस होती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती है,
सॉरी लेजिस्लेटिव प्रिविलेजेस होती हैं, लेकिन अभी हम बात जो कर रहे हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की बात कर रहे हैं, एंड पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड मेंबर ऑफ राज्यसभा। ओके, सो इनके पास ना एक फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, एंड जो चीज बोली गई है वो चीज पब्लिक भी हो सकती है, पब्लिश भी की जा सकती है और रोकी भी जा सकती है। सो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होती है मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा के पास। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को मिलती है? तो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट डजंट हैव अ राइट टू, प्रेसिडेंट डजंट हैव पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कैन नॉट डिफेम एनीवन। जरूर प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, बट पार्लियामेंट्री प्रिविलेज सिर्फ मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा को मिलती है। एंड देयर इज वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेंबर ऑफ लोकसभा और मेंबर ऑफ राज्यसभा के साथ साथ अटॉर्नी जनरल के पास भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। चलो, सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज से रिलेटेड ही था, तो उसका आर्टिकल पढ़ लेना। सो इफ आई थिंक आर्टिकल 105 talks about the parliamentary privileges. Okay, so moving further, and the second news is about stop use of loudspeakers in the prohibited hours. So High Court of Karnataka has stated कि स्पीकर्स जो हैं, लाउड स्पीकर्स जो हैं, वो प्रोहिबिटेड एरियाज में नहीं बजने चाहिए। ये चीज उन्होंने बोला, मतलब लाउड स्पीकर का यूज नहीं होना चाहिए इन दी प्रोहिबिटेड एरियाज। दैट व्हाट हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका स्टेटेड। ठीक है, अभी कर्नाटका में ना दो इश्यूज बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ रहे हैं। एक आपका हिजाब के रो को लेकर आ रहा है, और देखो दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर द क्लैट 2022, कुछ पॉइंट्स ना नोट डाउन कर लो, कुछ पॉइंट्स। आई नो बहुत 2022 के क्लैट के जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग नहीं देख रहे होंगे, मेजोरिटी ऑफ द लोग नहीं देख रहे होंगे, बट इवन दोज आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023, कुछ पॉइंट्स ना ये सारी चीजें नोट डाउन कर लिया करो। जैसे कि इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस। सो हिजाब करो, सबको बताया कि हिजाब की कहानी क्या है, कि भाई हिजाब पहनने से रोक दिया गया था। कहानी आपसे कभी नहीं पूछी जाएगी एग्जामिनेशन में। जो इशू अराइज होता है, उस इशू से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो पूछा जाता है। अब जैसे कि हिजाब को लेकर इशू क्या अराइज हुआ कि भाई इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है क्या हिजाब पहनना। सो व्हाट इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इज। सो ये अब करंट का इशू है, ये न्यूज़पेपर में बहुत आया। सो क्लैट जो है, क्लैट कंसोर्टियम कैन एक्सपेक्ट कि स्टूडेंट्स को ये पता होगा, दोज आर अपेयरिंग फॉर द क्लैट एग्जामिनेशन, तो एक्सपेक्टेशन रखता है और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब आपसे ये डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा कि भाई अगर मान के चलो ये सीआरपीसी का प्रोविजन बताओ, वो आपसे कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि आपने लॉ पढ़ा नहीं है, अभी लॉ पढ़ने जाओगे। सो लेकिन जो बेसिक चीजें होती हैं कि आपकी लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, कि आप लॉ समझ सकते हो कि नहीं, वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है, सो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस हो गया, लाउड स्पीकर वाला हो गया, तो लाउड स्पीकर्स वाला जो है वो इशू पढ़ना। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है नोट डाउन कर लिया करो, बिकॉज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड समथिंग रिलेटेड टू दी लीगल, इसलिए। मूविंग फर्दर, अगेन एडवर्टीजमेंट, या सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स है। द फर्स्ट वन इट्स अबाउट द बबल इन द ईयर, इसको अपन पढ़ेंगे, तो समथिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी को लेकर है। एंड द सेकंड वन, अ मेंस पार्लियामेंट स्ट्राइविंग फॉर एन इंक्लूसिव इंडिया। अब ये है क्या? दिस एडिटोरियल बेसिकली टॉक्स अबाउट कि बेसिकली जो पार्लियामेंट, पहले अपन ये वाला डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि है क्या, ये क्या बोलना चाहता है। देखो, अगर हम बात करें तो ये एडिटोरियल जो लिखा गया ना, वो एडिटोरियल इस वजह से लिखा गया क्योंकि अगर हम पार्लियामेंट की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हम बात करें, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी ऑफ दी जो मेंबर्स हैं, दे बिलोंग टू दी विच जेंडर? आपका मेल जेंडर है ना, लेकिन फीमेल जेंडर्स की पॉपुलेशन है ही नहीं, शायद सिंगल डिजिट पॉपुलेशन है। तो ये चीज बताती है कि कितना अभी भी हमारे नेशन में डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कि अभी भी देखने को मिलता है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं है पार्लियामेंट में। वहीं अगर पॉपुलेशन की बात करें तो भाई 50-50 पॉपुलेशन है ना। इंडिया में 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर मेल, 50% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल, तो देयर शुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन। इक्वल नहीं तो भाई कुछ 10-12% का डिफरेंस हो चलेगा, लेकिन यहां पर डिफरेंस कितने परसेंट का? बहुत सारे डिफरेंस का, मतलब 40 to 45% का डिफरेंस है। तो ये चीज उन्होंने यहां पर बोली है। ठीक है, कि जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स हैं, और जो एक तरीके से एक टैबो बन गया है कि फीमेल कैन नॉट डू पॉलिटिक्स एंड फीमेल कैन नॉट थिंक अबाउट नेशन, वो टैबो को अब तोड़ने की जरूरत है। एंड वो टैबो तब टूट सकता है जब पार्लियामेंट में विमेन को लेकर रिजर्वेशन दिया जाए, मतलब पार्लियामेंट में सीट्स रिजर्व की जाए विमेन्स को। ये चीज उन्होंने बोली है यहां पर। ठीक है, हुआ क्या? सबसे पहले जो डिस्कशन हुआ है
वो डिस्कशन यहां से स्टार्ट होता है कि जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जज हैं एच.एन. नागमोहन दास, उन्होंने सारे पॉलिटिकल पार्टी से बोला है कि आप ना एक यूनाइटेड एफर्ट्स लगाइए। ये जो इशू है, इट्स नॉट समथिंग, इस इशू पे पॉलिटिकल पार्टीज का अपना अलग व्यू होगा या फिर रूलिंग पार्टी का अपना अलग व्यू होगा। तो यूनाइटेड एफर्ट होना चाहिए, सारे पॉलिटिकल पार्टीज को सारा यूनाइटेड एफर्ट लगाना पड़ेगा। एंड एक विमेन रिजर्वेशन बिल जो है पार्लियामेंट में पास करवाना चाहिए, ठीक है, जिससे विमेन को पार्लियामेंट में, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स जो हैं, अब किसी किसी स्टेट में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, किसी स्टेट में 2 हाउसेस हैं मेंबर ऑफ, जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो दोनों में विमेन को रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से, मतलब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है प्रॉपर तरीके से मिल सके एंड इक्वल बैलेंस आ सके मेन और विमेन में। ये चीज उन्होंने बोली। अब वहीं हम बिल की बात करें तो ऐसा नहीं है कि बिल कभी प्रेजेंट नहीं किया गया। बिल 2008 में आया था, जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन 108th अमेंडमेंट बिल 2008। अच्छा, कंफ्यूज मत होना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बिल एंड एक्ट। बिल प्रेजेंट होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक्ट बने, ठीक है। तो यही चीज बताई गई कि जो अब ये वाला जो बिल है वो एक्ट तो बना नहीं, तो 108th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2008 में आया था एंड विच सीक्स कि 1/3 ऑफ दी सीट्स हैं जो लोकसभा में वो रिजर्व्ड होनी चाहिए। 1/3 ऑफ दी सीट्स दी लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज शुड बी रिजर्व्ड फॉर व्हाट, शुड बी रिजर्व्ड फॉर वुमेन। ये चीज उन्होंने बोली थी। देन फिर ऑथर ने ये चीज और बताई कि उन 1/3 में से 1/3 जो है, मतलब 1/3 जो अगर वुमेन का आ गया, उसमें से भी 1/3 जो है वो सीट रिजर्व होनी चाहिए किसके लिए, फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन के लिए। तो ये चीज यहां पर ऑथर ने डिस्कस करा था कि, और उन्होंने ये चीज बोली है कि जो रिजर्वेशन ऑफ द वुमेन है वो आफ्टर दी पासिंग दी एक्ट, आफ्टर पासिंग दी अमेंडमेंट, अगर ये बिल पास हो जाता तो ये बिल में ये प्रोविजन भी था कि अगर ये बिल पास होता है तो 15 साल बाद ये रिजर्वेशन जो है वो लैप्स कर दिया जाएगा। मतलब वो बात वैसी हो गई कि जब आप जॉब्स में रिजर्वेशन की बात थी या फिर एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात थी, वो 10 साल बाद फिर उसको एक्सटेंड फिर इंडेफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड कर दिया गया था। वही चीज बात डिस्कस की गई कि इनिशियली रिजर्वेशन जो है 15 ईयर्स तक दिया जाएगा, उसके बाद फिर जो रिजर्वेशन जो है वुमेन को पार्लियामेंट में वो लैप्स कर दिया जाएगा। तो ये प्रोविजन था एंड ये प्रोविजन एप्लीकेबल होना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ सर्टेन इश्यूज, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन ये बिल पास नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत सारे लोगों की पॉलिटिक्स खत्म हो जाती। स्पेसिफिकली जो मैन डोमिनेटेड पार्लियामेंट है, मैन डोमिनेटेड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उनमें एक तरीके से जो डोमिनेशन है मेंस का वो खत्म हो जाता, इसलिए बिल पास नहीं हो पाया। लेकिन नाउ ऑथर सेज नाउ इट्स अ हाई टाइम के विमेन के सीट्स, पार्लियामेंट के सीट्स के रिजर्वेशन को लेकर बिल पास होना चाहिए और 1/3 ऑफ द सीट्स जो हैं वो रिजर्व रहनी चाहिए किसके लिए, वुमेन्स के लिए। अब ऑथर ने यहां पर कुछ इश्यूज बताए हैं और एनालिसिस किया है कुछ। तो सबसे पहले ऑथर ने यही चीज बोली है कि पहला जो मेन इश्यू है वो क्या है, प्रोपोनेंट्स स्ट्रेस। तो विच मींस कि हमें एक्शन इसी वजह से लेना चाहिए जिससे वुमेन की कंडीशन को इंप्रूव किया जाए। देखो, अगर बात करें सो लेट्स टेक एन एग्जांपल, प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में कितना पेन होता है ना। अब ये चीज मैन नहीं जान सकता, ये चीज वही जान सकता है जो जो जिसने वो पेन झेला। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सो जैसे कि मनु मिश्रा कैन ओनली सिंपथाइज, ठीक है, सिंपैथी दे सकता है कि भाई आपको बहुत पेन होता है, बट आई कैन नॉट एम्पथाइज, क्योंकि मैं वो पेन झेल ही नहीं सकता, या वो पेन ऐसी बायोलॉजिकल बॉडी है कि वो पेन मुझे हो ही नहीं सकता, बट विमेन को हो सकता है। तो विमेन कैन सिंपैथाइज, सो विमेन नोज कि क्या प्रॉब्लम अराइज होती है और विमेन्स को, उन प्रेग्नेंट विमेन्स को लेकर क्या होना चाहिए। जैसे कि वर्क प्लेस पे क्रैचेस होने चाहिए, तो अब ये चीज ना बहुत पहले आ जानी चाहिए थी, लेकिन क्रैचेस को कंपलसरी करना ही अभी हुआ है 2019 में। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं। तो अब जैसे कि विमेन को छुट्टी दे देनी चाहिए, है ना, वर्क प्लेस से, अगर वो प्रेग्नेंट है तो वर्क फ्रॉम होम वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो ये सारी चीजें ना विमेन कर सकती है। तो अगर हमें विमेन्स की कंडीशन अच्छी करनी है इंडिया में, उनको बहुत ज्यादा इंप्रूव करना है, तो क्या करना चाहिए हमें, विमेन को रिप्रेजेंटेशन देना होगा पार्लियामेंट में। और ऑथर ने फिर यह भी बताया कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में जब विमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया तो उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट देखने को मिला लोअर गवर्नमेंट में, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में, क्योंकि पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज में रिजर्वेशन है आपकी विमेन को, ठीक है। दूसरा,
लेकिन ऑथर ने फिर यही चीज बोली है कि एक कॉन्सेप्ट एक अपोजिशन ये भी अराइज होता है कि विमेन्स जो है, विमेन्स बिल्कुल इलेक्शन में आए, लेकिन ये सारी चीजें ना मेरिट के बेस पे होनी चाहिए। अगर आप कितने पॉपुलर, लेट्स टेक एन एग्जांपल, जैसे कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में विमेन का रिजर्वेशन है, लेकिन वहां पर कोई विमेन ऐसी है ही नहीं, पॉलिटिकल लीडरशिप ऐसी कुछ है नहीं कि विमेन को वहां लीडर बनाया जाए, तो फिर तो इसी चीज को लेकर ऑथर ने ये चीज बोला है कि इसको लेकर अपोनेंट आर्ग्यूमेंट आते हैं, एंड इसी के चलते जो बिल था 108 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, वो पास नहीं हो पाया। ओके, सो इसी चीज को लेकर ऑथर ने डिस्कस किया है। बाकी एक चीज और लिख लेना, दैट्स अबाउट द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें यह बताया जाता है कि इंडिया की रैंक ना बहुत डिक्रीज हो गई है इस रिपोर्ट में। लास्ट ईयर 2020 में, लास्ट टू लास्ट ईयर 2020 में इंडिया की रैंक 112 थी आउट ऑफ 156 कंट्रीज, लेकिन वहीं अगर हम प्रेजेंट में बात करें तो इंडिया की जो रैंक है 2021 में, दैट इज 140 अमंग 156 कंट्रीज। सो दिस शोज कि कैसे इंडिया जो है जेंडर गैप को रिड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जेंडर गैप जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, देन ऑथर का यही कहना है कि अगर हम रैंकिंग की बात करें, वर्ल्ड में रैंकिंग की बात करें, कितनी विमेन, मतलब रैंकिंग इन द सेंस कि सारे कंट्रीज में विमेन का पार्टिसिपेशन कितना है, तो उसमें इंडिया की जो रैंक आती है 51st आती है, 51st रैंक आती है। सो इतनी भी ज्यादा अच्छी नहीं है। वहीं एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में विमेन एजुकेशन को लेकर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की रैंक 114th है। तो ये सारी चीजें बताएगी। और इवन अगर हम बात करें तो इनकम जो है, इनकम ऑफ वुमेन इन इंडिया, वो सिर्फ कितना कंट्रीब्यूट करती है, 1/5 ऑफ द मैन का। मतलब अगर एक घर है और उस घर में अगर 100 रुपए आ रहे हैं तो सिर्फ 20 रुपीज जो है वो वुमेन कंट्रीब्यूट कर रही है, बाकी 80 रुपीज मैन कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये चीज यहां पर बोली गई है। ओके, चलो, सो दिस इज दी एनालिसिस ऑफ ये वाला ट्यूटोरियल। तो बेसिकली टॉक्स अबाउट कि रिजर्वेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में वुमेन्स को लेकर। Second news, second editorial, it's about the bubble in the year. So bubble in the year, it's something about crypto currency को लेकर। एंड क्रिप्टो करेंसी का मतलब यही है कि क्रिप्टो करेंसी पे अगर प्रॉपर तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाया गया तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज किया जाएगा, है ना। विदाउट रेगुलेशन क्रिप्टो करेंसी जो है वो रिटेल बायर्स के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं, जैसे आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो करेंसी का खरीद रखा होगा। सो यू आर द रिटेल इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन स्कैम से प्रोटेक्शन नहीं मिल पाएगा और स्कैम्स होते रहेंगे ऐसे बहुत सारे। क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर, क्रिप्टो करेंसी को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट को रेगुलेशन बनाना चाहिए प्रॉपर तरीके से, उसको डिस्कस किया गया। मूविंग फर्दर, अच्छा आज आपका सैटरडे है तो ग्राउंड जीरो आता है तो नहीं पढ़ना है ना। इट्स समथिंग अबाउट कि कोई एक लोकल एरिया की न्यूज होती है, एंड दिस इज अबाउट दी के जो श्रीलंकन तमिलन्स हैं जो लीगल इमिग्रेट किए बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन श्रीलंका, उस चीज को लेकर है। सो पाकिस्तान में गेट ऑफ FATF ग्रे लिस्ट आफ्टर ऑन साइट चेक। ओके, तो FATF में पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट में था, लेकिन FATF ने फाइनली बोल दिया है कि हम पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे, लेकिन हमें ऑन साइट जाके चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं वहां पर टेरर फंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देयर आर चांसेस कि आफ्टर 2 and 3 years पाकिस्तान जो है FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। अब those who are preparing for 2022 and 2023, उनको याद रखना है कि FATF का भी प्रेसिडेंट चेंज हुआ है। सो टी राजा कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ FATF, लेकिन उनका टेन्योर जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होगा। करंट में जो अब थे वही है प्रेसिडेंट, बट 1 जुलाई से जो है वो टी राजा कुमार जो है FATF के प्रेसिडेंट होंगे। तो अब टी राजा कुमार है इंडियन ऑरिजिन, बट सिंगापुर के सिटीजन है वो। ये पॉइंट याद रखना। Moving further, so ADR report, so 54% of the income of 8 parties went to BJP. So ADR की रिपोर्ट आई है, and according to the ADR report ये बताया गया। अच्छा, इसमें से एक पॉइंट एक्सपेक्ट हो सकता है, and that is कि इंडिया में कितनी आपकी क्या बोल सकते हैं, कितनी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है ना। जैसे कि समाजवादी पार्टी इज इट्स नॉट अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, इज अ स्टेट पॉलिटिकल पार्टी। तो कुछ कंडीशंस होती हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को भी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी डेजिग्नेट करने की। जैसे
जैसे कि कुछ मिनिमम सीट्स होनी चाहिए आपके पास, कुछ मिनिमम वोट्स होने चाहिए, सीट्स नहीं, कुछ मिनिमम वोट्स होने चाहिए। एंड आपका जो मिनिमम वोट्स है वो कम से कम मिनिमम इतने स्टेट्स में होना चाहिए। अराउंड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 स्टेट्स की बात की गई है कि 6 स्टेट्स में मिनिमम आपका 1/6 ऑफ द वोट्स मिलने चाहिए, तब जाके आप नेशनल पॉलिटिकल पार्टी डेजिग्नेट होते हो। तो इंडिया में अभी करेंट देयर आर 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। बीजेपी तो है ही, कांग्रेस है, आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट है, टीएमसी है, बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी एनसीपी है, एंड नेशनल पीपल पार्टी एनपीपी है। So these are the 8 national political parties and ADR की रिपोर्ट आई है, and according to the ADR कि इन political parties को जो चंदा मिला है, जो पैसा मिला है, उसमें से 54% ऑफ दी जो इनकम है वो बीजेपी की हुई है। सो आउट ऑफ टोटल इनकम ऑफ 1300 करोड़ रुपीज, समथिंग अराउंड 1400 करोड़ रुपीज, उसमें से 700 करोड़ रुपीज जो है वो सिर्फ बीजेपी के हैं। तो 54% ऑफ द इनकम जो जनरेट की गई है ऑफ टोटल 8 पॉलिटिकल पार्टीज, 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें सिर्फ बीजेपी की है, आधी से ज्यादा। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल न्यूज। अच्छा, ये वाला पेज पूरा पॉलिटिक्स और आपका, अच्छा, अग्निपथ को लेकर बहुत ज्यादा रकस क्रिएट हो रहा है, वो हमें नहीं पढ़ना है। हाँ, कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हो, दैट्स अबाउट कि राइट टू प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है और किस आर्टिकल में दिया हुआ है, बस, इससे ज्यादा नहीं। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, व्हाट हैपेंड, तो भारत बायोटेक ने बोल दिया है कि जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन बहुत अच्छा सेफ्टी मेजर्स दिखा रहा है फ्रॉम एज टू 18 ईयर्स के बीच में, 2 से 18 ईयर्स के बीच में। उन्होंने पूरी रिपोर्ट दी है, रिपोर्ट में ये बताया गया कि हमने मेजोरिटी ऑफ द लोगों को वैक्सीन लगाई, जिसमें सिर्फ 350 और 370 लोग पे एडवर्स इफेक्ट देखने को मिला है एंड बाकी 2 पे माइल्ड इफेक्ट देखने को मिला है। ठीक है, मूविंग फर्दर, सो राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने चीज बोल दी, उन्होंने बोल दिया है कि हम लोग माइनॉरिटीज जो हैं जम्मू एंड कश्मीर में, उनको अलाउ नहीं करेंगे कि वो वहां से इमिग्रेंट हो। इट्स समथिंग कि वो कश्मीरी पंडित को लेकर बोल रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि कश्मीरी पंडित जो है वो जम्मू एंड कश्मीर से माइग्रेट कर जाए, हम नहीं चाहते, बिकॉज कश्मीरी पंडित माइनॉरिटीज में आते हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो माइग्रेट करें, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का जो कल्चर था वो उसको वापस से खत्म नहीं करना है। नेक्स्ट न्यूज, सो इट्स अबाउट फ्लड, लैंडस्लाइड्स किल 20 इन असम, मेघालय, डेथ टोल रीचेस 88। देखो, न्यूज में से इंपॉर्टेंट नहीं है कि लैंडस्लाइड कहां हुई, क्या कितनी डेथ्स हुई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स क्यों होती हैं इन रीजन्स में सबसे ज्यादा। ठीक है, तो उसका रीजन ये है कि जब हम हिमालयाज की बात करते हैं तो हिमालय जो है वो टर्न हो जाती है। अगर आपने इंडिया का मैप देखा होगा तो इंडिया का मैप ऐसा है नॉर्थ ईस्ट पे, तो हिमालयाज रेंजेस ना ऐसे सीधे चलते हैं, फिर उसके बाद टर्न हो जाते हैं। उसके बाद एक रिवर आती है, कौन सी, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र अभी बिकॉज ऑफ द माउंटेनियस रीजन, बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन कोर्स टर्न होती है। जब टर्न होती है तो बहुत सारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, इन सब में फ्लड्स आती हैं। फ्लड्स आती है और बारिश, और मानसून का सीजन चल ही रहा है, तो मानसून के सीजन के चलते क्या बारिश हो रही है, बारिश हो रही है तो हिली एरियाज तो है ही, हिली एरियाज है तो लैंडस्लाइड्स होते हैं। तो ये सारे इसी वजह से केसेस देखने को मिलते हैं। ब्रह्मपुत्र में पानी इंक्रीज हो जाता है मानसून रीजन में, एंड बिकॉज ऑफ द कर्व, ब्रह्मपुत्र के कर्व की वजह से बहुत ज्यादा पानी जो है वो फ्लो होता है। मूविंग फर्दर on the world news, so UK government orders Assange extradition appeal planned. So United Kingdom की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि जूलियन असेंजे, द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स, उनको एक्सट्रेडिट कर दिया जाए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। सो ऑस्ट्रेलियन बॉर्न एडिटर एंड द फाउंडर ऑफ विकीलीक्स जूलियन असेंजे, उनको यूके गवर्नमेंट ने, यूके की गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया है कि उनको एक्सट्रेडिट किया जाए। मतलब एक्सट्रेडिशन का मतलब कि उन्होंने जिस कंट्री में क्राइम किया उस कंट्री में भेज दिया जाए, एंड अकॉर्डिंग टू दैट कंट्रीज लॉ वो रेगुलेट होंगे। अब बात करें जूलियन असेंजे का इशू है क्या। देखो, जूलियन असेंजे की हम बात करें तो जूलियन असेंजे जो है विकीलीक्स के फाउंडर है ना। एंड हुआ क्या कि अगर हम जूलियन असेंजे की बात करें तो जूलियन असेंजे जो है ना, जूलियन असेंजे विकीलीक्स के फाउंडर है एंड ऑस्ट्रेलियन बॉर्न है और ऑस्ट्रेलिया की सिटीजन भी है। हुआ क्या, जब उन्होंने बहुत सारी चीजें रिवील कर दी, अब उन्होंने रिवील क्या किया था, उन्होंने रिवील ऐसी रिपोर्ट्स कर दी थी जिससे यूएस मिलिट्री जो है, जो कि इराक में और अफगानिस्तान में इलीगल एक्टिविटीज कर रही थी, ह्यूमन राइट्स का ब्रीच कर रही थी, वो पब्लिक कर दिया उन्होंने, और बहुत सारी लाइफ जो है ना वो इंडेंजर्ड हो गई थी। तो हुआ क्या, जब यूएस ने क्या बोला, यूएस ने बोला कि भाई आपने तो क्राइम किया है, आपने एस्पेनेज और स्पाई किया हमारे ऊपर, तो आपको ट्रायल किया जाएगा। तो जूलियन असेंजे क्या किया, जूलियन असेंजे बोले कि ठीक है हम तो यहां से भाग रहे हैं, उन्होंने भागना स्टार्ट किया, है ना।
तो वो कहां गए? अब ऑब्वियसली बात है, अगर यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम की हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम जो है ना, यूनाइटेड किंगडम जो है, यूनाइटेड किंगडम तो यूएस का लाए है, तो उसने अलाउ तो नहीं किया कि हम आपके नहीं आने देंगे। लेकिन वो अप्रोच कहां गए? एक्वाडोर पे अप्रोच कर गए, एक्वाडोर कंट्री। और एक्वाडोर से उन्होंने क्या मांगा? असाइलम मांगा कि आप हमारे यहाँ, आप हमें असाइलम दे दो, पॉलिटिकल असाइलम दे दो। और एक्वाडोर ने क्या बोला? ठीक है, हम आपको असाइलम दे देंगे। तो यूनाइटेड किंगडम में एक्वाडोर की जो असेंबली है, एम्बेसी है, वहां पर उनको असाइलम मिल गया। जब असाइलम मिला तो उनको असाइलम कोई दिक्कत नहीं है, मिलता रहा। लेकिन अभी रिसेंटली हुआ क्या? एक्वाडोर ने यह बोल दिया कि जूलियन असेंजे को जो असाइलम मिल रखा था, उस असाइलम लॉ का उन्होंने ब्रीच किया है। So because of the breach of asylum law in the by the Julian Assange of Ecuador country, हुआ क्या? एक्वाडोर ने उनको अरेस्ट करवा दिया यूनाइटेड किंगडम की पुलिस के हाथों। सो बिकॉज ऑफ द अरेस्ट ऑफ जुलियन असेंजे बाय द यूनाइटेड किंगडम पुलिस, तो यूनाइटेड किंगडम की अथॉरिटी आ गई। तो यूनाइटेड किंगडम ने केस चला, यूनाइटेड किंगडम ने फाइनली बोल दिया कि भाई हम आपको क्या कर रहे हैं? हैंड ओवर कर रहे हैं टू दी, आपका क्या बोलते हैं, यूएस के पास। तो वही चीज है, अभी उनके जो लॉयर, उनकी वाइफ जो है, उन्होंने बोला है कि हम अपील करेंगे एंड जुलियन असेंजे की एक्सट्रेडिशन, जुलियन असेंजे एक्सट्रेडिशन को लेकर। ओके, चलो, सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर। बाकी आज इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो वी एंड द एनालिसिस हियर। हम लोग फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।